हेलो क्लास 11th बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट। आई होप दैट इससे पहले के लेक्चर्स आपने प्रॉपर्ली देखे होंगे एनएलएम के, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए। आज हम थर्ड लॉ पे जाएंगे, लेकिन थर्ड लॉ पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप मेरे किसी भी टॉपिक पे सारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो आपको हर किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के लेक्चर में के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। आप जो ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको उस प्रोजेक्टाइल मोशन पे या उस टॉपिक पे सारे लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी सीक्वेंस में, पहला लेक्चर, उसके बाद दूसरा लेक्चर, उसके बाद तीसरा लेक्चर। तो प्लीज जब भी आप किसी भी टॉपिक को सर्च करोगे और आप उन सभी लेक्चर्स को पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करो और आपको वो सारे जो लेक्चर्स मेरे हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट। इससे पहले के लेक्चर्स आप अगर मैं रिफ्रेश करूं आपका माइंड, तो इससे पहले के लेक्चर्स में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा था और न्यूटन्स सेकंड लॉ पढ़ा था। फर्स्ट लॉ बताता है दैट जब तक आप बॉडीज पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हो, अगर बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड नहीं है तो बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो जीरो के बराबर होती है। बॉडी एक्सेलरेट नहीं होती, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो उसी मोशन में रहेगी, या अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चल रही है तो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। उसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ आता है, वो बताता है अब अगर हम बॉडीज पे एक्सटर्नल फोर्स को एक्सर्ट करेंगे तब ये एक्सटर्नल फोर्स एक ही काम करेगा कि ये बॉडीज का मोमेंटम चेंज करने की कोशिश करेगा, और हम उसको लिखते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी या डीपी ओवर डीटी। और अब हमारे पास स्टेटमेंट आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। ये सबको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या बताता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट बताता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब कभी भी दो बॉडीज के बीच में एक्शन होती है तो हमेशा वहां पे ऑटोमेटिकली रिएक्शन आ जाती है। व्हाट डज दैट मीन? मतलब अगर एक बॉडी ए मेरे पास है और ये एक दूसरी बॉडी बी पे एक फोर्स एक्सर्ट करती है, अगर ए बॉडी बी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है तब बी बॉडी भी ए बॉडी पे बराबर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी जितना ए बॉडी ने बी बॉडी पे एक्सर्ट किया था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये इसको इधर धक्का देगी तो ये इसको इधर धक्का देगी, मतलब ए इस पे फोर्स एक्सर्ट ऐसे करेगी तो ये है फोर्स एक्सर्ट बाय ए ऑन बी, और बी भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। और इन दोनों फोर्सेस का नेचर ये होगा कि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, और इन दो फोर्सेस को हमने नाम दिया कि इसमें से एक एक्शन रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। याद रहे, इसने एक्शन को रिप्रेजेंट किया और इसने रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया, और हम लिखने के लिए मजबूर है फिर दैट एफ ए बी अगर मैं लिखूं, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी मस्ट बी इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मगर यहां पे नेगेटिव साइन रख रहा हूं सो दैट ये डिफाइन करे कि दैट ये दोनों फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन है। और इन्हीं में एक को हम नाम देंगे दैट ये बेटा एक्शन है और ये रिएक्शन है, ये एक्शन है और ये रिएक्शन है। और याद रहे, इसीलिए स्टेटमेंट कहा जाता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब कभी भी एक्शन होगी तो जरूरी है दैट वहां पे रिएक्शन मौजूद होगी या प्रेजेंट होगी। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि अगर आपके पास एक्शन फोर्स है, कहीं पे आप एक्शन फोर्स आप देख रहे हो, तो आपको यह सोचना चाहिए कि रिएक्शन फोर्स भी यही कहीं पे होगा। अगर आप कहीं पे एक फोर्स देख रहे हो, ये एक्शन का फोर्स है, एक्शन फोर्स है, तो रिएक्शन फोर्स भी वहीं कहीं पे होगा। इसका मतलब जब भी कभी एक्शन आएगी तो रिएक्शन जरूरी होगी, मतलब एक्शन कभी अकेले नहीं होगी, रिएक्शन कभी अकेले नहीं होगी, ये हमेशा पेयर्स में होगी। तो ये बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ का कॉन्सिक्वेंस है दैट फोर्स इज नेवर
फोर्सेस नेवर ऑकर सिंगल। फोर्सेस हमारे पास जब भी बॉडीज पे एग्जर्ट होते हैं ये अकेले नहीं होते। जब भी एक फोर्स आप कहीं पे लग रहे होंगे देखते हैं, तब वहां पे जरूरी है कि दूसरा फोर्स भी लग रहा होगा या दूसरा फोर्स भी प्रोड्यूस हुआ होगा, सो दैट एक एक्शन रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए फोर्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट होते हैं। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स और ऑकर इन पेयर्स। वो हमेशा पेयर्स में ऑकर होते हैं। और पेयर कौन कौन सी होती है? एक्शन एंड रिएक्शन। अब थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं एक्शन और रिएक्शन में। सर हम किसको बोले ये एक्शन और रिएक्शन है और किनको नहीं बोले कि ये एक्शन और रिएक्शन है। जैसे मैं पहले एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको देता हूं। देखो बेटा, हम एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहे हैं। आई सपोज दैट मेरे पास एक टेबल है और टेबल पे मैंने एक बुक रखी है। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है और टेबल पे मैंने बुक रखी है। तब मैं जानता हूं कि बुक पे जो है नीचे की तरफ mg एक्ट करेगा, नीचे की तरफ mg एक्ट करेगा और ये टेबल इसको ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो क्या है। ये mg नीचे की तरफ है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है। फिर से सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा कि इस बुक पे पहले mg नीचे की तरफ है, तो अर्थ ने इस बुक पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट किया है। अर्थ ने, मैं अर्थ की बात कर रहा हूं। अर्थ ने बुक पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट किया है, लेकिन बुक पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन भी है। नॉर्मल रिएक्शन किसने दी है? सर नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस ने दी है बुक को, सो दैट ये बुक ना तो नीचे जा रही है और ना ही ऊपर जा रही है। अगर ये बुक ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, तब ये n और ये mg ऑब्वियसली आपस में बराबर हो जाएंगे। या हम ये बोलेंगे दैट ये नॉर्मल रिएक्शन जो इस सरफेस ने इस बुक को दी, वो नॉर्मल रिएक्शन इस mg को बैलेंस कर रही है। थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट को फिर से बताना चाहता हूं। अच्छा बेटा, mg क्या है? सर ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा किस पे हुआ है एग्जर्ट? सर ये तो बुक पे एग्जर्ट हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड, ये बुक पे एग्जर्ट हुआ है। अच्छा ये n क्या है? सर ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। किस पे एग्जर्ट हुई है? सर बुक पे ही एग्जर्ट हुई है नॉर्मल रिएक्शन। किसने दी है? सर इस सरफेस ने बुक को नॉर्मल रिएक्शन दी है। और इस नॉर्मल रिएक्शन और mg का क्या कैरेक्टर होगा? सर इस नॉर्मल रिएक्शन और mg का ये कैरेक्टर होगा कि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गए, अपोजिट इन डायरेक्शन है। सर इक्वल इन मैग्नीट्यूड आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये बुक ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसका मतलब ये n और ये mg आपस में बराबर है। mg नीचे की तरफ खींच रहा है, n ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेकिन बॉडी ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। इसका मतलब कि n जो है वो mg के बराबर है। तो ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन भी है। सर फिर तो ये नॉर्मल रिएक्शन और mg क्या हो गए? ये तो फिर एक्शन और रिएक्शन हो गए। नहीं, ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर फिर कौन है एक्शन और रिएक्शन? फिर एक्शन रिएक्शन किसको बोलेंगे? अभी तो आपने कहा एक्शन और रिएक्शन की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए दैट दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि जो आप दो फोर्सेस देख रहे हो जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, वो एक ही बॉडी पे एग्जर्ट नहीं करने चाहिए, वो दो अलग अलग बॉडीज पे एग्जर्ट होने चाहिए। और अगर आप यहां पे देखोगे, ये mg बुक पे लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन भी बुक पे लग रही है। हां, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, लेकिन चूंकि ये एक ही बॉडी पे एग्जर्ट कर रहे हैं, हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों बेटा एक्शन और रिएक्शन नहीं कहलाते। सर फिर कौन है वहां पे एक्शन और रिएक्शन? आपने तो कहा फोर्सेस पेयर्स में होते हैं। देखो एक्शन और रिएक्शन कौन है? हाँ, इधर देखो एक्शन और रिएक्शन कौन है। ये देखो बेटा, मैं एक्शन और रिएक्शन आपको समझाता हूं। जब अर्थ ने इस बुक को नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट किया mg, अर्थ ने बुक पे एक्सर्ट किया mg नीचे की तरफ,
बुक भी अर्थ पे एग्जर्ट करेगी mg ऊपर की तरफ, सेम mg। अर्थ ने बुक पे एग्जर्ट किया mg नीचे की तरफ, बुक भी अर्थ पे एग्जर्ट करेगी mg ऊपर की तरफ। सर ये भी तो एक ही बॉडी पे एग्जर्ट हो रहा है, नहीं ये दो बॉडीज पे एग्जर्ट हो रहे हैं। देखो ये वाला mg कौन है सर? ये mg है जो अर्थ ने एग्जर्ट किया बुक पे, तो अर्थ बुक पे फोर्स एग्जर्ट करे, तो ये वाला बुक पे एग्जर्ट हो रहा है। अच्छा, बुक ने भी अर्थ को ऊपर खींचना चाहा, तो बुक ने फोर्स एग्जर्ट किया अर्थ पे, तो मतलब दो अलग अलग बॉडीज पे फोर्स एग्जर्ट, ये वाला तो बुक पे एग्जर्ट हो रहा है और ये वाला अर्थ पे एग्जर्ट हो रहा है। मतलब ये दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन दो अलग अलग बॉडीज पे एग्जर्ट कर रहे हैं, तो ये एक्शन और रिएक्शन होंगे। लेकिन अगर एक ही बॉडी पे एग्जर्ट हो रहे तभी एक्शन और रिएक्शन नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल होगा, सर बुक ही नीचे क्यों आती है फिर? ये हमने मार्कर यहां पे लिया, इसको अर्थ ने अट्रैक्ट किया नीचे की तरफ mg, ये मार्कर भी ऊपर अर्थ को अट्रैक्ट करता है विद सेम mg। अगर ये 10 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ लगाती है अर्थ मार्कर पे, तो मार्कर भी अर्थ पे ऊपर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगाता है, लेकिन मार्कर ही नीचे जाता है, अर्थ ऊपर नहीं आती। ये आपको पता होगा क्यों? क्योंकि अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि ये 10 न्यूटन फोर्स अर्थ को एक्सेलरेट नहीं कर पाते, लेकिन मार्कर को एक्सेलरेट कर पाते हैं। मार्कर का मास बहुत कम है तो मार्कर नीचे आता है, क्योंकि ये एक्सेलरेट हो, इसकी वेलोसिटी चेंज होती इतने से फोर्स से, लेकिन इतने से फोर्स से अर्थ की वेलोसिटी चेंज नहीं कर पाते हैं, अर्थ को एक्सेलरेट नहीं कर पाते, इसलिए अर्थ ऊपर नहीं आती। तो हमारा सवाल यह है कि एक्शन और रिएक्शन किसको बोलेंगे? एक्शन और रिएक्शन उन फोर्सेस को नहीं बोलेंगे जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, लेकिन एक ही बॉडी पे एग्जर्ट कर रहे होंगे। पहली नेसेसरी कंडीशन यह है कि एक्शन और रिएक्शन उन फोर्सेस को कहा जाएगा जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, लेकिन वो दो अलग अलग बॉडीज पे एग्जर्ट करने चाहिए, सो दैट ये एक्शन और रिएक्शन का नेट फोर्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये दूसरा पॉइंट है, इनका नेट जीरो नहीं होता। देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये देखो बेटा, हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे क्योंकि इसमें बहुत सा कंफ्यूजन होता है एक्शन और रिएक्शन। देखो ये हमारे पास एक बुक है, ये देखो ये बुक हमारे पास है। हाँ, बुक पे पहले ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ये mg नीचे की तरफ है। बुक ने सरफेस को प्रेस किया तो इसने एक नॉर्मल रिएक्शन बुक को दी। अब मुझे बताओ बेटा, मन में सोचो, क्या ये mg और n दोनों एक ही बॉडी पे लग रहे हैं? हां सर, ये mg बुक पे, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ बुक पे। तो अगर मैं बुक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है कि नहीं? लेकिन बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो मतलब एक्सेलरेशन किसके बराबर बेटा? जीरो के बराबर। अब देखो नेट फोर्स निकालो फिर। नेट फोर्स ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे कि ऐड होंगे बेटा? सर ये तो सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या मैं लिखूं टोटल फोर्स n माइनस mg होगा? हां सर, या तो n माइनस mg होगा या तो mg माइनस n होगा, आपकी मर्जी है। अब ये किसके बराबर नेट फोर्स? सर मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मगर बेटा एक्सेलरेशन कितनी है? सर वो तो जीरो है। क्या n माइनस mg जीरो के बराबर होगा? यस सर। क्या इसका मतलब ये है कि इस पे जो नेट फोर्स है n माइनस mg वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर। याद रहे मैं क्या समझाना चाहता हूं। मैंने कहा अगर आप इस mg और n को दोनों को कंसिडर कर रहे हो बुक पे, ये बुक पे लग रहा है, ये भी बुक पे लग रहा है, तो हमने बुक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, हमको पता चला कि n माइनस mg जीरो के बराबर है। मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जो बुक पे है वो जीरो के बराबर है। लेकिन अब देखो, अब हमने क्या किया? अब हमने कहा दैट mg लगाया ग्राउंड ने बुक पे, बुक ने भी ग्राउंड पे mg लगाया ऊपर की तरफ। हाँ, ये समझना होगा। ये mg, ये किस पे है? सर ये तो ग्राउंड पे है। ये किस पे है? सर ये वाला तो बुक पे है। अगर हम बुक का फ्री बॉडी डायग्राम इस टाइम बनाए, क्या मैं ऐसे लिखूं बुक पे? सर बुक पे नीचे की तरफ mg है। हाँ, बुक पे नीचे की तरफ mg है। क्या ये वाला mg बुक पे ऊपर की तरफ है? नहीं सर, ये नहीं है, क्योंकि ये बुक पे नहीं है। ये किस पे है? ये ग्राउंड पे है।
तो ये mg और ये mg कैंसिल आउट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही बॉडी पे एग्जर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक ही बॉडी पे एग्जर्ट करते इनकी तरह, तब नेट फोर्स 0 के बराबर होता। लेकिन ये एक ही बॉडी पे एग्जर्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनका नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं होगा। तो याद रहे, नॉर्मल रिएक्शन एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं, एक्शन और रिएक्शन पेयर जो होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये एक ही बॉडी पे एग्जर्ट नहीं करते हैं। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, बट देयर नेट इज नॉट इक्वल टू 0। ये इनका नेट 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि ये एक ही बॉडी पे एग्जर्ट नहीं करते, ये दो अलग अलग बॉडीज पे एग्जर्ट करते हैं। तो इसलिए याद रहे, एक्शन और रिएक्शन ऑन है और ऑन नहीं है। अच्छा सर, नॉर्मल रिएक्शन में कैसे एक्शन और रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, नॉर्मल रिएक्शन का एक्शन और रिएक्शन, ये मेरे पास बुक है सपोज, ये देखो बेटा, ये मेरे पास फ्लोर है, ये बुक है। बहुत सारे बच्चों को समझ आया होगा कि यहां पे क्या होगा। ये इसको प्रेस करता है, ये इसको प्रेस कर रहा है, तो ये वाला क्या होगा सर? ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। किसने दिया होगा सर? ये तो बुक ने दिया होगा। किसको दिया होगा? सरफेस को दिया होगा। सरफेस की क्या देगी? नॉर्मल रिएक्शन। किसको? बुक को। क्या नेट फोर्स n-n होगा? नहीं सर, नेट फोर्स n-n नहीं होगा, क्योंकि ये तो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं। ये तो फ्लोर पे एक्ट कर रहा है, ये तो बुक पे एक्ट कर रहा है। ये दोनों एक ही बॉडी पे कहां एक्ट कर रहे हैं? तब हम इनको जोड़ते या तब हम इनको सबट्रैक्ट करते अगर ये एक ही बॉडी पे एग्जर्ट होते। लेकिन ये तो एक ही बॉडी पे एग्जर्ट नहीं होते, इसलिए हम इनको जोड़ नहीं सकते या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो देयरफॉर एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, न्यूटन्स थर्ड लॉ के स्टेटमेंट की बात करूं, तो वो क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, according to the statement of किसका? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बताता है टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction, ठीक है। और ये क्या डिफाइन करेंगे? एक्शन एंड रिएक्शन क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन और टू फोर्सेस, ये दो फोर्सेस होते हैं equal in magnitude, which are equal in magnitude, ये मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं, equal in magnitude and opposite in direction, लेकिन एक्ट क्या करते हैं? ये एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं, डिफरेंट बॉडीज, ठीक है ना। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स नेवर ऑकर सिंगल, ये कभी सिंगल ऑकर नहीं करता, ये अकेला कभी नहीं आता। इट ऑलवेज ऑकर्स इन, ये हमेशा ऑकर करेगा इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर्स में ऑकर करता है। तो इंपॉर्टेंट नोट और एक आप लिख के रखोगे, नोट करके रखोगे, दैट एक्शन और रिएक्शन कभी एक दूसरे के साथ कैंसल आउट नहीं होते, याद रहे, बिकॉज ये एक ही बॉडी पे एग्जर्ट नहीं करते। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट नोट दैट action and reaction never cancel each other, ये एक दूसरे को कभी भी कैंसल नहीं करते, because they do not act
एट अ सिंगल बॉडी, ये एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं करते, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को कैंसल नहीं कर पाते। हम न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट जो है वो प्रूव करना चाहेंगे, हम प्रूफ देना चाहेंगे न्यूटन थर्ड लॉ का। प्रूफ के लिए हम देखो क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे दैट हमारे पास दो बॉडीज है और ये दो बॉडीज आपस में कोलिजन करते हैं, लेकिन हमने बॉडीज पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं किया है। मतलब मेरे पास एक सिस्टम है, ये मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर दो बॉडीज है, ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। हमने इनको बाहर से कुछ नहीं किया, लेकिन अंदर से हमने देखा कि ये खुद ही मोशन में है और ये ए बॉडी बी बॉडी के साथ कोलिजन करती है। मतलब ये ए बॉडी बी बॉडी के साथ कोलिजन करती है का मतलब ये है कि ए बॉडी बी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है, तो वो एक्शन फोर्स हो गया। तो बी बॉडी बी ए बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। हम ऐसे इसको नहीं समझेंगे, हम ऐसे समझेंगे, जब ए बॉडी बी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी तो ए बॉडी का और बी बॉडी का दोनों का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है। देखो आई सपोज दैट ये बॉडी रुकी हुई थी, ये बॉडी चल रही थी, जब ये ए बॉडी बी बॉडी के साथ टकराएगी तो ए बॉडी की स्पीड फॉर एग्जांपल कम होगी, बी बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब इसकी वेलोसिटी कम हो गई सपोज और इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। मतलब इसकी वेलोसिटी कम होने का क्या मतलब है सर, इसका मोमेंटम कम हो गया, क्योंकि मोमेंटम मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के बराबर होता है। तो अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हुई तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया, इसकी वेलोसिटी चेंज हुई तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ। तो इसीलिए हमने कहा जब ए बॉडी बी बॉडी के साथ कोलिजन करेगी तो इन दोनों बॉडीज का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। वी सपोज दैट इसका मोमेंटम चेंज जो हुआ वो डेल्टा P1 है और इसका जो मोमेंटम चेंज हुआ वो डेल्टा P2 है। डेल्टा P1 इज द मोमेंटम चेंज इन ए बॉडी एंड डेल्टा P2 इज द मोमेंटम चेंज इन बी बॉडी, और दोनों का टाइम जो है वो डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी टाइम में 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, 3 सेकंड में इन बॉडीज का मोमेंटम चेंज हुआ जब ए बॉडी ने बी बॉडी को कोलाइड किया। और कितना चेंज हुआ, डेल्टा P1 और डेल्टा P2। अब देखो, अब पहले एक सिचुएशन को समझते हैं। हमने ये अज्यूम किया है दैट इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस से हमें कोई गरज नहीं है, हमें गरज है किससे, एक्सटर्नल फोर्स से। तो अगर एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस अंदर है जिनकी वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की थोड़ी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। न्यूटन सेकंड लॉ बताता है एक्सटर्नल फोर्स जब भी आप अप्लाई करोगे बॉडी पे तो वो उसका मोमेंटम चेंज करेगी, डेल्टा P पे डेल्टा T। मगर सर इस वाले केस में तो हमने एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ही नहीं किया, क्या इसका मतलब ये F एक्सटर्नल 0 के बराबर है? यस सर, क्योंकि हमने इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं किया। क्या मैं लिख सकता हूं फिर डेल्टा P बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 0? हाँ सर आप लिख सकते हो। क्या डेल्टा P बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि मोमेंटम का चेंज टाइम के साथ साथ 0 के बराबर है? मोमेंटम टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा, कब? जब आप एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर रखोगे। ये न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास है। एक्सटर्नल फोर्स जब भी बॉडी को दिया जाएगा ये उस बॉडी का मोमेंटम टाइम के साथ साथ चेंज करेगी। अब अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा P बाय डेल्टा T 0 के बराबर होगा, मतलब बॉडी का मोमेंटम टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा। मतलब बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो मतलब क्या है कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, और उसको हम कंजर्वेशन बोलते हैं। मोमेंटम सेम रहेगा, मतलब डेल्टा P इज इक्वल टू 0, डेल्टा P बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है P इज इक्वल टू कांस्टेंट। P कांस्टेंट है, मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा। तो जितना मोमेंटम बॉडीज का पहले था उतना ही मोमेंटम बॉडीज का उसके बाद रहेगा। याद रहे मैंने क्या बोला। देखो हम ऐसे एज्यूम करेंगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब भी बॉडीज पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं किया जाएगा तब हमेशा मोमेंटम ऑफ बॉडीज कांस्टेंट रहेगा, बॉडीज का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, जितना मोमेंटम था उतना ही रहेगा। हम ऐसे एज्यूम करेंगे।
देखो हम क्या रिज्यूम करेंगे, तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा दैट जब भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं किया जाएगा तो बॉडीज का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। हम सिचुएशन ऐसे लेंगे, सपोज हमारे पास दो बॉडीज है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अच्छा ओवरऑल जो बाहर बॉडी है इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा तो बॉडी रेस्ट में है। हमारे पास जो बॉडी है ये रेस्ट में है, देखो ये हमारे पास बॉडी है रेस्ट में है क्योंकि हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर इसके पार्टिकुलर्स मूवमेंट दिखा रहा है, हमें उससे गरज नहीं है क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेस है। हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ एक्सटर्नल फोर्स से डील करता है, इंटरनल फोर्स से अंदर क्या हो रहा है हमें क्या पता। तो हमने कहा कि ये बॉडी इस बॉडी को क्या कर रही है, हाँ इस बॉडी ने इस बॉडी को कोलाइड किया, इसका मोमेंटम चेंज हुआ डेल्टा P1, इसका मोमेंटम चेंज हुआ डेल्टा P2, तो होने दो। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0, तो क्या इस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, नहीं। हाँ ये अंदर पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज होता है, लेकिन अंदर चेंज होने की वजह से बॉडी का कुछ नहीं जाएगा, ये बॉडी आगे नहीं चलेगी अगर अंदर पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज भी होता है। यही तो कंजर्वेशन बताता है, ये बॉडी पीछे नहीं जाएगी, ये बॉडी ऊपर नहीं जाएगी, नीचे नहीं, मतलब इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब तक जब तक ना आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करोगे। इंटरनल होने दो कितने हैं, इंटरनल मॉलिक्यूल्स का, इंटरनल एटम्स का, इंटरनल पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज होने दो, लेकिन इंटरनल फोर्सेस से इस सारी बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ये बॉडी आगे नहीं चलेगी अगर अंदर इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, ये बॉडी पीछे नहीं जाएगी अगर अंदर इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। तो इंटरनल फोर्सेस जो है एक बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं कर पाते, सिर्फ एक फोर्स चेंज कर पाता है, वो एक्सटर्नल फोर्स है। इसलिए हमने क्या कहा, हमने कहा हाँ ए ने बी के साथ कोलिजन किया, ठीक है, इसने मोमेंटम चेंज हुआ, इसका मोमेंटम चेंज हुआ डेल्टा P1, इसका मोमेंटम चेंज हुआ डेल्टा P2, ठीक है ना, इन टाइम डेल्टा T, ठीक है, हमें इससे गरज नहीं, इंटरनल ये अंदर की भाषा है, लेकिन बाहर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इसका मतलब बॉडी का मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद हमेशा 0 रहेगा। बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है, तो बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन 0 ही रहना चाहिए। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बॉडी का मोमेंटम 0 ही रहना चाहिए। क्या मैं ये बता सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अंदर मोमेंटम चेंज हुआ, नो डाउट अंदर मोमेंटम चेंज हुआ, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, ये तो चेंज हुआ, अंदर मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन बॉडी का मोमेंटम कितना होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हुआ है, तो चेंज इन मोमेंटम अंदर जो हुआ वो बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ तो वो बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेस है। अच्छा अगर डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 0 के बराबर है तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा P1 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ तो माइनस डेल्टा P2 आएगा, कुछ ऐसे देखो। अब अगर इसको भी डेल्टा T डिवाइड करेंगे, इसको भी डेल्टा T डिवाइड करेंगे, तो अब आप देख पाओगे ये क्या है सर, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल है, ए पार्टिकल है कि नहीं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स बनाता है, ये बनाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, तो ये भी फोर्स बनाएगा, ये बनाएगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी ए, जिसका मोमेंटम चेंज हुआ है उसी पे फोर्स एक्सर्ट हुआ होगा। अच्छा मोमेंटम किसका चेंज हुआ सर, पहली बॉडी का, इसका मतलब इसी पे फोर्स एक्सर्ट हुआ है, तो ये बनाएगा हम है फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी, FAB, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, ये क्या होगा, किसका मोमेंटम चेंज हो रहा है सर, सेकंड बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब किसने किया होगा, ए बॉडी ने फोर्स एक्सर्ट किया होगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाय ए। अरे यही तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब बी बॉडी ए बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी तो ए बॉडी बी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। याद रहे जब बी बॉडी ए बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी तब सर ए बॉडी बी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये तो प्रूफ है।
तो प्रूफ के लिए हमें सिंपली क्या देखना होगा, हम प्रूफ के लिए सिंपली कुछ ऐसे देखते हैं। देखो हम क्या लिखते हैं, हम प्रूफ में क्या बनाते हैं, अगर आपको नोट बनाना होगा तो हम प्रूफ में ऐसे देखते हैं। तो ये प्रूफ है थर्ड लॉ का जो मैंने अभी आपको समझाया, आप पास करके इसको नोट कर सकते हो। अब देखो हमें एक सिचुएशन दी गई है बेटा, सिचुएशन ये है दैट हमारे पास एक फ्लोर है, वो 700 न्यूटन यील्डिंग देता है, मतलब सपोर्ट देगा वो 700 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि अगर इस पे लगने वाला फोर्स 700 न्यूटन तक होगा तब ये जो आदमी है ये नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन अगर इस पे लगने वाला फोर्स 700 से ज्यादा होगा तब ये ऑब्वियसली इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। वही उसका मतलब हो गया यील्डिंग। तो 700 न्यूटन इसका यील्डिंग है फ्लोर का, मतलब 700 न्यूटन तक ये इसको होल्ड कर सकता है, लेकिन 700 न्यूटन के बाद इसको होल्ड नहीं कर पाएगा। 25 केजी मास इसको ऊपर चढ़ाना है, इस पर्सन को 50 केजी इसका अपना मास है, 50 केजी इसका अपना मास है, इसको 25 केजी ऊपर चढ़ाना है, 700 न्यूटन यील्डिंग है। और यही पर्सन दो तरीकों से इस मास को चढ़ाना चाहता है, एक तो स्ट्रेट में ऐसे चढ़ाना चाहता है, दूसरा पुली के थ्रू चढ़ाना चाहता है। हमें बोला जाता है कि कौन से सिचुएशन में, कौन से मोड में ये आदमी नीचे गिरेगा और कौन से मोड में ये आदमी नीचे नहीं गिरेगा। और वो कब पता चलेगा हमें, जब हमें ये पता चलेगा कि इस आदमी पे इस सिचुएशन में कितना फोर्स, नेट फोर्स एग्जर्ट हो रहा है जब भी इसको ऐसे उठाने की कोशिश करता है, और कितना नेट फोर्स एग्जर्ट जब भी इसको पुली के थ्रू उठाने की कोशिश करता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखो हम देखना चाहेंगे क्या होगा। 700 न्यूटन का यील्डिंग हम वहीं पे रखेंगे, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे यहां पे, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे बनाएंगे। देखते क्या होगा। इसमें पहले ही नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये mg एक्सर्ट होगा नीचे की तरफ, मैं m के बदले 50 लूंगा और g ले लूंगा, तो 50g कुछ ऐसे, ठीक है ना। अब ये ऊपर की तरफ किसको खींच रहा है, ये ऊपर की तरफ किसको खींच रहा है सर, 25 kg को ये खींच रहा है। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम में वो फोर्स काउंट नहीं होगा, फ्री बॉडी डायग्राम में वही फोर्सेस काउंट होते हैं जो उस बॉडी पे लगते हैं जिस बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो। आप मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो मैन पे पहले नीचे की तरफ 50 जी लगेगा, 50 जी लगेगा मैन पे। अब ये मैन इस 25 ग्राम को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करता है कि नहीं। तो इस 25 ग्राम ने नीचे की तरफ कितना फोर्स लेके रखा है सर, इसने तो लेके रखा होगा इतना 25 जी, हाँ बिल्कुल। तो मतलब मैन भी कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, 25 जी इसको ऊपर उठाने के लिए। तो मैन किधर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है सर, ऊपर की तरफ। तो मैन के फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो वो एक्शन हो गई, लेकिन ये रिएक्शन देगी, ये स्ट्रिंग इसको रिएक्शन देगी। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा ग्रेविटी ने इसको 50 जी से नीचे की तरफ खींचा, ये खुद इसको ऊपर की तरफ एक्शन कर रहा है कितना, 25 ग्राम्स। जब ये इस पे एक्शन कर रहा है तो ये इस पे रिएक्शन करेगा उतना ही जितना इसने एक्शन किया था। इसने कितना एक्शन किया बेटा, 25 जी, तो वो भी ऊपर की तरफ इसको 25 जी देगा। तो इसका मतलब इस पे और एक फोर्स एक्सर्ट होगा ऊपर की तरफ, 25 जी ऊपर की तरफ। तो मतलब ऊपर की तरफ 25 जी, देखो ये 25 जी ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ, आई एम सॉरी नीचे की तरफ। क्यों, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो बेटा इसने क्या किया, इसने स्ट्रिंग पे ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट किया तो एक्शन हो गई। स्ट्रिंग इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ, तो ये स्ट्रिंग का रिएक्शन होगा, ठीक है ना। कितना, 25 जी। तो और एक फोर्स नीचे की तरफ इसको 25 जी से क्या करेगा, हाँ वो इसको खींचेगा। अब देखो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, अब देखो नेट फोर्स इस पे कितना होगा सर, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो 50 जी और 25 जी इसका नेट फोर्स होगा। अगर वो 700 न्यूटन के बराबर है
तब ये बंदा नीचे नहीं गिरेगा, तब ये इसको सपोर्ट देगा। लेकिन अगर ये 700 न्यूटन से ज्यादा है तब ये नीचे गिरने वाला है। तो 50 G प्लस 25 G कितना हो गया देखते हैं। दैट्स इक्वल टू 50 प्लस 25 हो गया 75 टाइम्स G। तो 75 टाइम्स G मतलब हो गया 75 मल्टीप्लाइड बाय 10। G को हम 10 ले लेंगे तो 750, तो 750। लेकिन यील्डिंग कितना है सर? यील्डिंग तो 700 ही है, 700। लेकिन अगर ये ऐसे इसको खींचेगा तो कितना होगा? 750। मतलब ये नीचे की तरफ कितना झुकेगा? 750, ठीक है ना। तो ये इस फ्लोर से नीचे की तरफ आएगा। अब इधर देखते हैं इधर क्या होगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो सेम चीज इसका भी होगा सर, इसका भी 5 किलोग्राम। ये तो वही पर्सन है फिर से। अब इसने दूसरे तरीके से ट्राई किया। इसने कहा कि पहले 50 G मुझे नीचे की तरफ खींचेगा। अब देखो ये जो रोप पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो नीचे की तरफ एक्सर्ट कर रहा है। देखो ये ऐसे रोप पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे खींच रहा है रोप को, तो नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्शन कर रहा है। वो इस टाइम एक्शन रिएक्शन ऊपर की तरफ देगी। रोप पे इस टाइम नीचे की तरफ एक्शन कर रहा है, रोप इसको ऊपर की तरफ रिएक्शन देगी। तो ये ऊपर की तरफ रिएक्शन होगी कितनी? 25 G। तो ऊपर की तरफ रिएक्शन 25 G। अच्छा नेट कितना बनेगा? 50 माइनस 25 G। 50 माइनस 25 सॉरी 50 G माइनस 25 G। तो कितने हो गए? 25 G। 25 G कितने हो गए? 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गए 250, 250। ये 250 न्यूटन से इसका होगा। तो इसका मतलब यहां पे ये ऊपर इसको चढ़ा सकता है, लेकिन यहां पे इसको ये ऊपर नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि यहां पे यील्डिंग 700 न्यूटन है, 700 न्यूटन है। लेकिन इसको चाहिए कितना? 750। तो ये नीचे गिर जाएगा। यहां पे यील्डिंग 700 न्यूटन है, लेकिन इसको चाहिए कितना? 250। तो इसको इजीली सपोर्ट कर सकता है कि नहीं? तो यहां पे इसको ये इजीली चढ़ाएगा, लेकिन यहां पे इसको ये इजीली नहीं चढ़ा सकता, या इसको ये ऊपर नहीं चढ़ा सकता। अगले लेक्चर में हम वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट ले लेंगे, जिसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद इस पे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और पुलिस सिस्टम फिर से जानेंगे। व्हाट आर द ट्रिक्स इन द पुलिस सिस्टम, हम कौन कौन से ट्रिक्स यूज करते हैं पुलिस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।